हेलो नमस्कार साथियों। आज काफ़ी समय अंतराल के बाद हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, छोड़िए। अभी हम जो है अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज हम आपके समक्ष टॉपिक लेकर के आए हैं खिलजी वंश, यानी कि खिलजी वंश में कौन कौन से इसके प्रमुख शासक हुए, और मुख्य रूप से जो खिलजी वंश के जितने भी शासक हैं, हमें सारे शासकों के बारे में नहीं पढ़ना है। खिलजी वंश का सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ही है जहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, बट उसके पहले यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पहले जलालुद्दीन खिलजी ने किस तरह से यहाँ पर सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, उसके बारे में हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने जो है समय को देखते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो लास्ट उसमें हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि बलबन के बारे में हमने बताया हुआ था। बलबन का जो पौत्र होता है क्यूमर्स की हत्या हो जाती है, और क्यूमर्स की हत्या के बाद में दिल्ली सल्तनत में एक नया राजवंश स्थापित होता है। तो वो नया राजवंश कौन सा होता है? वो खिलजी वंश होता है। यानी कि जब क्यूमर्स छोटा होता है, बच्चा होता है, 2.5 वर्ष का होता है, जब वो सिंहासन पर बैठता है और उसका जो संरक्षक नियुक्त किया जाता है, तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को जो है नियुक्त किया जाता है। किंतु उसका अवसर पा करके जलालुद्दीन खिलजी इस क्यूमर्स की हत्या कर देता है और एटलीस्ट जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन होता है। कौन? ये जलालुद्दीन खिलजी। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले क्या हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश। तो सबसे पहले बात हम जानेंगे खिलजी वंश के बारे में कि इसके प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, इन शासकों की हायरार्की क्या है। ये अक्सर पूछ लेता है, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो जो है अगर क्वेश्चन को टफ करना है तो हायरार्की पूछ लेता है, उनको क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है कि इन राजाओं का क्रम क्या है, या फिर किसी 3-4 घटनाओं को ले लिया और उनको क्रम में लगाने के लिए बोल देता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जानकारी करेंगे कि खिलजी वंश के प्रमुख ये शासक कौन कौन से थे। हालांकि जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ाना स्टार्ट किया था तो पूरे A to Z दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए हैं, एक तरफ से हमने जो है आपको जो शासक हुए हैं उनका क्रमवार आपसे के समक्ष हमने चर्चा भी किया था। किंतु काफ़ी दिन की बात हो गई, एक बार हम फिर से रिवीजन कराने के उद्देश्य से कि आप लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था जो संपूर्ण शासक थे, तो उनका क्रमवार जो है उनके क्रम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, किंतु माइंड से निकल चुका होगा। तो हम जो है इसलिए इसके लिए हम जो है फिर से इसको रिवीजन कराते हुए आपके साथ चलते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश के शासकों का अगर हम क्रम पूछते हैं, शासकों के क्रम की बात करते हैं, तो सबसे खिलजी वंश का पहला शासक है वो कौन सा था? जलालुद्दीन खिलजी। इस जलालुद्दीन खिलजी ने ही जो है खिलजी वंश के संस्थापना की, और इसी को खिलजी वंश का संस्थापक भी मानते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी को क्या मानते हैं? खिलजी वंश का संस्थापक मानते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी आता है। फिर कौन आता है? शिहाबुद्दीन उमर आते हैं। फिर आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। फिर आते हैं नासिरुद्दीन खुसरव शाह। तो ये जो है, और ये जो है कितने 1 2 3 4 5 शासक हैं जो कि खिलजी वंश के शासकों के रूप में जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें ना तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल से चर्चा करनी है, और ना ही इन अन्य शासकों के बारे में, हमें सिर्फ और सिर्फ चर्चा करनी है किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का यही प्रमुख शासक है जो कि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में
कि किस तरह से ये गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, और क्या सिचुएशंस थी जो कि ये गद्दी पर बैठा, और इसके बाद में जो प्रमुख शासक थे वो किस तरह से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं खिलजी वंश की, तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम शासन करने वाला वंश कौन सा था, तो ये था खिलजी वंश। बताया था ना, आप लोगों को ज़रूर याद होगा अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगर दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश होता है वो कौन होता है, खिलजी वंश। वहीं पर हमने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किस वंश के शासकों ने किया था, किस वंश ने शासन किया था, तो तुगलक वंश था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान दिलाते हुए, इसलिए रिवीजन कराते हुए चलते हैं ताकि आपके माइंड से जो इम्पोर्टेंट इवेंट निकल चुके हैं तो एक बार साथ में रिवीजन भी होता जाएगा और आप अच्छे से जो है इसके साथ में जो है अपनी स्टडी भी करते रहेंगे। तो चलिए अभी हम जानकारी करते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी कौन था। तो अगर हम जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं कि तो जलालुद्दीन खिलजी को खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो इसने दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना कब की, 1290 ईस्वी में इसने जो है दिल्ली वंश की स्थापना की। ये जो है खिलजी वंश की, दिल्ली वंश निकल रहा है मुझसे। तो खिलजी वंश की स्थापना कब करता है, 1290 ईस्वी में। हमने आपको पहले ही बताया है कि ये जो जलालुद्दीन खिलजी था और इसका एक बड़ा भाई था शिहाबुद्दीन, तो ये जो है बलबन की सेना में हुआ करते थे और बलबन जो था ये दास वंश का था। इसने क्या किया, इसकी मृत्यु के बाद सबसे जो दास वंश का अंतिम शासक था वो क्यूमर्स था, जो कि 2.5 वर्ष का था। दिल्ली की गद्दी पर सिंहासनारूढ़ हुआ, लेकिन इसी के सरदार ने इसकी हत्या कर दी और गद्दी यहाँ पर स्थापना कौन सी करता है, कौन से वंश की स्थापित करता है, तो वो करता है खिलजी वंश। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो जलालुद्दीन खिलजी था ये दिल्ली सल्तनत पर सबसे उम्रदराज शासक था, यानी कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला जो शासक सबसे ज़्यादा उम्र का शासक था वो कौन सा था, तो ये जो है जलालुद्दीन खिलजी था। उसकी एज क्या हो चुकी थी इस समय जब इसने दिल्ली सल्तनत पर इसकी स्थापना की है, खिलजी वंश की स्थापना की है, तब जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष का हो चुका था। तो जाहिर सी बात है 70 वर्ष कहते हैं वृद्धावस्था आ जाता है, शरीर में भी इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है, तो ये डायरेक्ट शासन नहीं कर पा रहा था। ये अपने जो है अपने मंत्रियों के माध्यम से जो है शासन कर रहा था। कहाँ पर, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में, यानी कि अपने अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली सल्तनत में ये शासन कर रहा था। इसके बाद में तो ये बात क्वेश्चन पूछता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने जब दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना की तो इसकी उम्र क्या थी, 70 वर्ष थी। अगर पूछता है दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला सबसे ज़्यादा उम्र का शासक कौन था, तो वो जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, यहीं से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं और कुछ ज़्यादा बनने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, क्यूमर्स की हत्या करके ये जो है इसने राज्याभिषेक कहाँ कराया हुआ था, तो किलोखरी के किले में कराया था। ये किलोखरी का किला वही किला है जिसकी स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसने अगर बात पूछता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर कराया था, तो ये किलोखरी के किले में करवाया था। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शासन इसने कैसे किया है, अपने अधिकारियों के माध्यम से जो है ये शासन करता है। तो इन्हीं अधिकारियों में इसका एक भतीजा व दामाद आता है। भतीजा ये ऑलरेडी मुस्लिम था, तो इन लोगों में जो है सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड और मिल्क का जो है कुछ होता है, बाकी इन लोगों में कुछ ये नहीं, संबंधों में ये नहीं देखा जाता है रिलेशंस में कि ये बुआ की बेटी है या मामा का लड़का है। इस तरह से कोई मान्यता नहीं होती है जैसे कि हिंदुओं में होती हैं, और इन लोगों में आपस में संबंध शादियाँ हो जाती हैं। तो जो जलालुद्दीन खिलजी होता है तो ये अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करता है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। ये वैसे तो अगर हम इसकी बात करें
कि अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन के बड़े भाई का बेटा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन के बड़े भाई का बेटा था और इसके बड़े भाई का नाम क्या था? वो शिहाबुद्दीन था। आपको पहले ही मैंने बताया कि इसका बड़ा भाई और जलालुद्दीन दोनों जो है बलबन की सेना में होते हैं, लेकिन अचानक एक दिन होता क्या है, इसके बड़े भाई यानी कि शिहाबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो ये जो है इसका जो भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत छोटा होता है, तो इसकी परवरिश कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी ही करता है। तो इस तरह से जो है ये भी जब ये बड़ा होता है, समझदार होता है, एजुकेशन में इसकी कोई रुचि नहीं होती है अलाउद्दीन खिलजी की, लेकिन सैनिक कार्यों में ये बहुत निपुण होता है। ठीक है, उसकी जो क्षमता होती है, एक सैनिक के अंदर जो कैपेसिटी होती है, वो जो है बहुत ही काबिले तारीफ़ होती है, कह सकते हैं हम। तो ये जो है शिक्षा की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो जलालुद्दीन खिलजी है वो जो है अपने कर्मचारियों के माध्यम से क्या करता है? शासन करता है, और इन्हीं कर्मचारियों में जो है नियुक्त किसकी करता है? अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य सेनापति उभर करके निकलता है, और योग्य सेनापति उभर करके निकलने के बाद इसके गुणों से प्रभावित होकर के जो जलालुद्दीन खिलजी होता है, इस अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत के अभियान हेतु कहाँ भेजता है? देवगिरी को जीतने के लिए भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करता है। देवगिरी का शासक उस समय होता है राजा रामचंद्र। इस पर अटैक करता है और इस देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र को ये बहुत बुरी तरह से पराजित करता है, और पराजित करने के बाद में वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में धन संपत्ति जो है क्या करता है? प्राप्त करता है। तो जब कहते हैं कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन मिल जाता है तो उसके अंदर लालच आ जाता है, तो यही चीज़ थी क्या अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी को जब इतनी ज़्यादा धन संपत्ति प्राप्त हुई तो ये जो है क्या करता है? ये देवगिरी की विजय के बाद में जो है यहाँ के द्वारा प्राप्त हुई संपत्ति को जलालुद्दीन खिलजी को पूरी जानकारी नहीं देता है, और जो संपत्ति होती है वो छुपा लेता है, और स्वयं जो है कोशिश क्या करता है? इसके मन में ये लालच आ जाता है, जब इसके पास धन आ जाता है तो इसके मन में ये लालच आ जाता है कि अब हम खुद शासक बन सकते हैं, और इसने वही किया भी। ये जो है क्या करता है? अपने चाचा अलाउद्दीन खिलजी को जो देवगिरी पर विजय करता है उसकी विजय की सूचना तो देता है, लेकिन ये सूचना नहीं देता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा धन संपत्ति उसको प्राप्त हुई है, और ये अपने चाचा से मिलने जाता है और वहीं पर इस जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। ठीक है, तो जब इस जलालुद्दीन की हत्या कर देता है तो इस जलालुद्दीन की हत्या के बाद जो है सिंहासन पर, यानी कि दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कौन बैठता है? तो अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। तो अगर हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की, तो जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 से लेकर के 96 ईस्वी तक शासक रहता है। फिर इसकी मृत्यु के बाद में 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन शासक बनता है। ठीक है, तो ये कितने दिन तक? 20 वर्षों तक शासक रहता है, और इन्हीं 20 वर्षों में वो बहुत सारे उत्कृष्ट कार्य करता है जो कि काबिले तारीफ़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इसी के बारे में जानकारी करने वाले हैं। इसकी प्रारंभिक लाइफ कैसी थी, यानी प्रारंभिक जीवन कैसा था, इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम अलाउद्दीन की बात करते हैं कि इसका मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था अली गुरशस्प। ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्ज़ाम में देखने को मिला है कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम या प्रारंभिक नाम क्या था, तो अली गुरशस्प था। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है या फिर क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि अली गुरशस्प किसका नाम था, प्रारंभिक नाम था। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए
कि अलाउद्दीन खिलजी के अगर मूल नाम की बात करता है तो वो कौन होता है? अली गुरशस्प। इसके पिता का नाम क्या होता है? शिहाबुद्दीन। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ये शिहाबुद्दीन जो होता है जलालुद्दीन का बड़ा भाई होता है और ये अलाउद्दीन इसके बड़े भाई का पुत्र होता है। अगर रिश्ते में कहें तो जलालुद्दीन खिलजी अपनी पुत्री का विवाह इसी अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर देता है। तो इसके दो रिश्ते हो जाते हैं। वो दो रिश्ते कौन से होते हैं? एक तो भतीजे का होता है और दूसरा कौन सा होता है? दामाद का होता है। ठीक है। तो इसके पिता की अगर बात करते हैं तो शिहाबुद्दीन थे और ये शिहाबुद्दीन जो थे अलाउद्दीन खिलजी के बचपन के समय ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी ज़िम्मेदारी, इसके पालन पोषण की ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? तो जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर आ जाती है और वही पालन पोषण करता है। ठीक है। भाई कौन है? तो भाई अलमास बेग है। अलमास बेग का दूसरा नाम क्या है? तो उलूग खां भी इस अलमास बेग को कहते हैं। इस अलमास बेग ने या उलूग खां ने इसको यानी अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और इसके बहुत अहम रोल भी रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम उपाधि की बात करते हैं तो उपाधियां इसने कई सारी ग्रहण की हैं और उपाधियों के बारे में आपको जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उपाधियां भी पूछ लेता है कि अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुई कौन कौन सी उपाधियां थी या कोई एक उपाधि दे देगा और आपसे उससे बोल देगा कि आप सही से उसको मैच करिए। अब इसके बाद में अगर हम उपाधि की बात करते हैं तो उपाधि जो है क्या है? अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन वादिन मोहम्मद शाह खिलजी। बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत मुश्किल है लर्न करना, लेकिन कोई बात नहीं, मुश्किलें कोई नहीं होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। अगर आप मुश्किलों से डरेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये कितनी भी बड़ी उपाधि है, आप 2 से 4 बार इसको पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यही जो मुश्किल नाम है और बड़ा नाम है, आपके लिए एक दिन ऐसा आएगा जो बहुत आसान कर देगा और आपकी ज़बान पर होंगे सारी इसकी उपाधियाँ। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं उपाधि की तो पहली उपाधि कौन सी थी? अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन वादिन मोहम्मद शाह खिलजी। ये किसकी उपाधि थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी। दूसरी उपाधि कौन सी थी? आगे आने वाली उपाधियाँ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं हैं, आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो अगर दूसरी उपाधि की बात करते हैं तो सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी इसने धारण की थी। फिर इसके बाद में दिल्ली सल्तनत का समुद्रगुप्त भी इसको कहा जाता है। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। यामिनी उल खिलाफत भी इसकी उपाधि थी। फिर कौन सी है? नासिर अमीर उल मोमिनी, ये भी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है। और एक उपाधि है कौन सी है? भाग्यवादी। ये उपाधि किसने प्रदान किया था इसको? तो ईसामी और अमीर खुसरो जैसे इतिहासकारों ने इसको क्या कहा है अलाउद्दीन खिलजी को? तो इसको जो है भाग्यवादी कहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो मुख्य रूप से उपाधियाँ कितनी हैं? 5 इधर हैं और ये 6 उपाधियाँ हैं जो कि आपको लर्न करना है। और इन उपाधियों में से कोई भी एग्ज़ाम में आपको उपाधि देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो ये थी इसकी उपाधियाँ। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन की कि कैसे इसका प्रारंभिक जीवन बीता। तो अगर हम प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो आपसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, खैर हम फिर से आपके समक्ष डिस्कस कर रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो पिता होते हैं शिहाबुद्दीन, इनकी मृत्यु बचपन में ही हो जाती है। ठीक है। तो अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी के बड़े भाई का पुत्र था और दोनों जो है कहाँ पर थे? बलबन की सेना पर में जो है क्या थे? एक पदाधिकारी थे। दोनों भाई कौन? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पिता और इसके चाचा, यानी कि दोनों भाई जो है बलबन की सेना में क्या थे? एक पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। अचानक एक दिन शिहाबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और जब शिहाबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी की परवरिश की जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर। तो जलालुद्दीन खिलजी इसकी परवरिश करता है। प्रारंभ में शिक्षा की ओर यानी कि एजुकेशन की ओर इसकी रुचि नहीं होती है और निपुण कौन से कार्यों में होता है? सैनिक कार्यों में जो है ये बहुत बेहतर तरीके से निपुण होता है। ठीक है। तो अब जब 1290 ईस्वी में
जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के दौरान जो है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी को किस पद पर नियुक्त करता है, तो वो पद होता है अमीर-ए-तुज़ुक। क्या होता है? अमीर-ए-तुज़ुक। अमीर-ए-तुज़ुक कौन सा पद होता है? तो जो भी समारोह होते हैं राजा के दरबार में, तो समारोहों को ऑर्गेनाइज करने वाला अधिकारी नियुक्त करता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। कब नियुक्त करता है? जब जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी पर गद्दी में बैठता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये कि जब जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है तो अलाउद्दीन खिलजी को पद कौन सा प्रदान करता है पहली बार? तो वो होता है अमीर-ए-तुज़ुक। ये कौन सा अधिकारी होता है? तो समारोहों का अधिकारी होता है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में भी अगर आपने पढ़ा होगा, आप लोगों को याद आ रहा होगा, आप कंपेयर किया करिए। हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था, इल्तुतमिश के बारे में भी बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गोरी ने सबसे पहले कौन सा पद प्रदान किया था और इल्तुतमिश को भी कौन सा पद प्रदान किया था। आप लोग कंपेयर करके पढ़ें। आपको लोगों को अगर आप जब पढ़ेंगे, जब अगर ये क्वेश्चन सामने आ रहा है कि अमीर-ए-तुज़ुक यानी कि जलालुद्दीन खिलजी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा पद प्रदान किया गया था, तो वो था अमीर-ए-तुज़ुक। वहीं पर जब आप ये पढ़ेंगे तो आपके माइंड में तुरंत बात क्लिक करेगी कि हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी के बारे में भी पढ़ा था, उसको किस पद पर नियुक्त किया गया था और इल्तुतमिश को किस पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, आप लोगों को याद है या नहीं। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका आंसर दूंगी। चलिए, अब इसके बाद में होता क्या है कि इसको जो है अमीर-ए-तुज़ुक के पद पर जो है प्रदान करता है, इसको ये पद मिल जाता है। इसी समय जो है 1290 में एक मलिक छज्जू होता है, इसका विद्रोह होता है। ये कड़ा एवं मानिकपुर से होता है। इसका ये विद्रोह करता है और इसके विद्रोह को बहुत बेहतर तरीके से अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? दबा देता है। जब अलाउद्दीन खिलजी दबा देता है तो यहाँ का विद्रोह दबाने में कामयाब होता है, तो वो करता क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी को इसी कड़ा और मनिकपुर का सूबेदार नियुक्त कर देता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में 1292 ईस्वी में भिलसा अभियान पर जाता है। भिलसा अभियान पर जाने के बाद में इसको कौन से पद मिलते हैं कि अवध की सूबेदारी मिलती है और उसके साथ में आरिज़-ए-मुमालिक का पद भी इसको प्राप्त करता है। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी द्वारा 2 पद इसको प्रदान किए जाते हैं। कौन से? पहली चीज़ तो अवध की सूबेदारी भी मिल जाती है और दूसरी कौन सी? आरिज़-ए-मुमालिक। ये आरिज़-ए-मुमालिक कौन सा पद होता है? तो आरिज़-ए-मुमालिक जो पद होता है वो कौन सा होता है? ये होता है सैन्य प्रमुख का। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और भिलसा अभियान जो इसका होता है तो पहला अभियान होता है। अगर पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया पहला अभियान कौन सा था, तो वो भिलसा अभियान था। और भिलसा अभियान के बाद ये जो है दक्षिण भारत की विजय करने के लिए जाता है देवगिरी पर। तो अगर बात करता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वितीय अभियान कौन सा था, तो दक्षिण का अभियान था, यानी कि देवगिरी अभियान था। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया प्रथम अभियान, दक्षिण भारत का प्रथम अभियान कौन सा था, तो प्रथम अभियान यही होगा देवगिरी अभियान। ठीक है, तो इसके बाद में भिलसा अभियान के बाद में ये देवगिरी अभियान पर जाता है और इसी देवगिरी अभियान पर इसको अपार धन संपत्ति प्राप्त होती है। और इस अपार धन संपत्ति के प्राप्त होने पर इसके मन में लालच आ जाता है और एक शासक बनने की इच्छा जागृत होती है। तो ये जो यहाँ से यानी कि देवगिरी से जो प्राप्त किया हुआ धन होता है, इसकी सूचना अपने चाचा को नहीं देता है। विजय की सूचना तो देता है लेकिन धन की सूचना नहीं देता और ये छुपा देता है एक जगह पर। और एटलीस्ट अपने चाचा की हत्या के बाद में
दिल्ली की सिंहासन पर यानी कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर ये बैठता है कब? 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जो है अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सिंहासनारूढ़ होता है। ठीक है, तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी की प्रारंभिक जानकारी। नेक्स्ट डे जो है हम आपके समक्ष अलाउद्दीन के बारे में और भी जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए और इसके साथ ही साथ आप लोग रिवीजन भी करते जाइए लगातार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे, लेकिन जाने के पहले आपसे हम ये ज़रूर कहेंगे कि प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि समय के साथ आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।